हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 23 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग ईवीएस के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और प्रीवियस ईयर का बहुत सारा जो है सेट प्रैक्टिस कराया गया। आप लोग यदि सारे वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ईवीएस हो गया, सीडीपी, हिंदी, मैथ, संस्कृत और सभी का जो है बना हुआ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि समय भी आपके पास बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया होती है वह धीमी हो जाती है। उस समय जो है वायुमंडल के जल का जो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उस समय जो जल का जो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, घट जाता है। वह घट जाता है और वायु की जो बहने की जो स्पीड होती है वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन जो है वह क्या होता है, घट जाता है और वायु की जो बहने की जो स्पीड होती है वह भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिसके कारण वाष्पन की जो दर होती है यानी कि शीतलन होने की जो ठंडा होने की जो प्रक्रिया होती है वह धीरे धीरे मतलब कि कम होने लगती है। किस मतलब कि केस में, जब वायुमंडल में जल का जो खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है और वायु की जो बहने की चाल होती है वह कम होने लगती है, तो वाष्पन के कारण जो शीतलन की प्रक्रिया होती है वह क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए मतलब कि प्रयोग किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली की कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो नाग गम्फन यानी कि नाग गम्फन ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। यानी कि खाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया, यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। सेकेंड में कहता है कि यह गैसों का विनिमय रोकने के लिए मृदा की अरंधरी बनाता है। तीसरा में कहता है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है। चौथा में कहता है कि यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पे ए, सी और डी यानी कि ए हो गया, सी हो गया और डी में देखिए क्या कहता है, यह मृदा की जो जल धारण क्षमता होती है उसमें वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा में क्या कहता है कि यह मित्र जो है जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि करता है, ये भी सही है। उसके बाद चौथा में यह मृदा संरक्षण को बेहतर बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सी, डी किस में है, ऑप्शन 3 नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, सी, डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है आपका, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में आपको यूटी बताना है कि इनमें से कौन सा 2 यूटी है। तो आपका जो है जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार ये दोनों जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक पर गोलकुंडा किले का एक मानचित्र छपा है। कक्षा 5 का पाठ्यपुस्तक है जिसमें गोलकुंडा का किला का एक मानचित्र छपा हुआ है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो इस प्रकार है। मतलब कि एक पैमाना में दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। तो आपको बताना है कि इसमें जो है 12.9 यानी कि 12.9 सेंटीमीटर के द्वारा मतलब कि इसमें कितना दूरी मापा जाएगा आपको बताना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर हुआ, तो आपको जो है 12.9 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट इससे आप लोग क्या करेंगे 110 से गुना कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको किलोमीटर में पूछा जा रहा है, तो किलोमीटर में पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे 1.10 हो जाएगा। तो इस 0 से इस 0 को आप लोग काट सकते हैं। उसके बाद 129 गुना 11 करेंगे और बीच नीचे कितना है 1000 है, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका कट के जो है कितना आ जाएगा 1.419 किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर था, तो 12.9 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा तो गुना कर दीजिएगा। तो लेकिन आपको किलोमीटर में पूछा जा रहा था, तो इसीलिए 1000 से आप लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1.419 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला है माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई। तो
तो माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो उसकी सबसे ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई कितनी है, तो 8,850। यहाँ पे एक्यूरेट यहाँ पे एक भी ऑप्शन में नहीं है, बट 8,848 पॉइंट अभी जो है इसका एक्यूरेट है 8,848.86 सेंटीमीटर मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 8,848.86 मीटर अभी इसकी वर्तमान ऊंचाई है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पे चौथा वालों में 8,850 शायद लिखा गया था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट सही नहीं है। तो 8,850 भी आप लोग टिक कर सकते हैं, और एग्जैक्ट रहेगा तो 8,848.86 मीटर आप भी कर सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो आपको बताना है कि धूम कोहरे के विषय में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि प्रायः सर्दियों में बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है, ओजोन का अपक्षय करता है। उसके बाद है कि दमा और खौसी उत्पन्न करता है। तो इसके मतलब कि विषय में कहा जाता है कि धूम कोहरे का विषय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो ए, बी और डी, यानी कि यह प्रायः सर्दियों में बनता है और धुएं और कोहरे से बनता है, और दमा और खौसी को क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो ए, बी, डी किस में है, तो ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका जो है मैप से दिया गया है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं जो है क्रमशः है। तो भारत की राजधानी मतलब किस तरह से आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही बार लगभग जो है आपका पूछा भी जाता है। तो इस तरह से सपोज दैट थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। तो इस तरह से जैसे बनेगा तो सपोज दैट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान के चले कि दिल्ली है, आपका दिल्ली है। उसके बाद दिल्ली के सापेक्ष में यहाँ पे आपका मान के चले जो राजस्थान यानी कि जयपुर यहाँ पे आता है, और यहाँ पे आपका कुछ जो है उत्तराखंड यानी कि देहरादून पड़ता है। तो दिल्ली के सापेक्ष में जयपुर इधर थोड़ा सा नीचे आए, मतलब दक्षिण तरफ। उसके बाद आपका पश्चिम तरफ, तो दक्षिण पश्चिम तरफ आपका क्या मिल रहा है, जयपुर मिल रहा है। और यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहे हैं हम लोग उत्तर की तरफ, और पूरब की तरफ आपको क्या मिल रहा है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। तो इस तरह से आप लोग मैप के द्वारा समझ सकते हैं कि दिल्ली के सापेक्ष में जयपुर आपका हो जाएगा दक्षिण और पश्चिम, और उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है वो आपको जो है ऊपर यानी कि उत्तर और पूरब की तरफ मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। तो पृथक्करण का जो है आपको बताना है कि क्रियाकलाप जो प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होगा, तो मतलब कि अलग करने की पृथक्करण की जो होती प्राथमिक प्रक्रिया आपको बताना है। मतलब कि जो आधारभूत जो प्रक्रिया है पृथक्करण की जो प्राथमिक कक्षा में ज़्यादा उपयुक्त है, उन्हें आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर वाष्पीकरण हो जाएगा, फटकना हो जाएगा, और आपका हो जाएगा क्या, चुंबकीय पृथक्करण। तो ए, बी, सी आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, वाष्पीकरण, फटकना और चुंबकीय पृथक्करण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्रों का प्रयोग जो है बीन मंडली में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए आपका, तुम्बा, बीन, खंजरी, ढोल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वन जो है किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वन के बारे में आपको बताना है कि वन संपदा के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है सही है। फर्स्ट है, ये जल चक्र को बनाए और चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है कि वन संपदा के बारे में बिल्कुल सही, ये सटीक ऑप्शन है कि ये जल चक्र को बनाए रखता है और चालू रखने में यह क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। केरल का तट अरब सागर और कर्नाटक का तट बंगाल की खाड़ी पर है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे इस प्रकार कुछ थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग करते हैं। इस तरह से आपका जो है यहाँ पे केरल पड़ता और यहाँ पे आपका कर्नाटक पड़ता, दोनों इधर इस दिशा में कौन सा है, अरब सागर है।
तो इस तरह से यहाँ पे आपका कर्नाटक हो जाएगा और यहाँ पे केरल आ जाएगा। तो केरल और कर्नाटक दोनों ही आपका जो है यानी कि अरब सागर की तरफ पड़ता है। तो केरल और कर्नाटक दोनों तट जो है आपका अरब सागर पर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऊंचा शुष्क यानी कि सूखा और चपटा के क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम है। तो आपको बताना है ऊंचा, सूखा और चपटा क्षेत्र ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हमारे देश का वह भाग क्या कहलाता है? लेह और लद्दाख, यानी कि लेह या लद्दाख आप लोग बोलेंगे। वहाँ पे जो है काफ़ी सूखा क्षेत्र और चपटा क्षेत्र और ठंडा रेगिस्तान भी इसे बोला जाता है, किसे? लेह और लद्दाख को। उसके बाद है वह तिथि जिस दिन बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को गाड़ा है। तो वह तिथि आपको बताना है कि जिस दिन जो बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, तो किस दिन उन्होंने कदम रखा था और राष्ट्रीय ध्वज को वहाँ पर करके गाड़ के आया था। तो 23 मई 1984 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 23 मई 1984। उसके बाद है सभी सरकारी अस्पतालों में सांपों के द्वारा काटने की दवाई मिलती है, यह किससे बनाई जाती है? देखिए सांप के द्वारा जब काटा जाता है तो उसमें क्या होता है? विष फैल जाता है। तो उसके जो काटने के लिए जब सांप काटता है तो उसके निवारण के लिए जो है सांप के काटने पर जो विष मतलब कि आदमी को जब सांप काटता है उसके दवाई के लिए किसके द्वारा वह दवाई तैयार किया जाता है? तो वह दवाई भी आपका जो सांप के विष या जहर से ही तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। जब सांप काटा जाता है तो उस काटने की दवाई के लिए वह दवाई किससे बनाया जाता है? तो सांप के विष या जहर से ही तैयार किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका क्या कारण है? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तकों में जो है मेंडल का प्रयोग को जो है क्या किया गया? शामिल किया गया है। तो इसका क्या कारण है? फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे लिखा गया वैज्ञानिक पड़तालों के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए में क्या कहता है कि वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों को ध्यान आकर्षित किया जाता है। ये जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए सी में क्या कहता है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करना और कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं इसे बताने के लिए मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया। यानी कि ए और सी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ए और सी। अगला क्वेश्चन है आपका, नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई। उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के लिए निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, संज्ञानात्मक अधिगम, यांत्रिक अधिगम। तो यहाँ पे जो है सीखने के लिए निम्न 2 प्रकार के उदाहरण आपको दिख रहा है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंध और यांत्रिक अधिगम। तो बी और डी। तो बी और डी किस में है? तो बी और डी ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणाओं के सतत पद से संबंधित है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणाओं के सतत पद से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन में क्या कहता है, वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों की आवधिक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद सी में देखिए क्या कहता है, अधिगम अंतराल का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। तो ए और सी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। तो ए में कहता है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, सी में है अधिगम अंतराल का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान। तो सतत और समग्र मूल्यांकन की अवधारणा में सतत शब्द का अर्थ यही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है आपको बताना है। तो पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है? तो चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन में जो हम बनाते हैं, जो हम करते हैं, तो वही आपका जो है
इसके अंतर्गत जो है मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। तो यही आपका मुख्य विषय हो जाएगा, क्या चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर, जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं, यह बच्चों को जानकारी और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पहला में देखिए, पहला ऑप्शन में क्या कह रहा, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 से 5वीं तक की पुस्तकों में ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा 3 से 5वीं तक की पुस्तकें में ढेर सारी चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करता है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसमें जो है चित्रों को समाहित करने का क्या उद्देश्य है, वही आपको बताना है। इनमें से किन्हीं 2 ऑप्शन को लेना है। चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, चित्र से किताब आकर्षक बनती है। तो इनमें से सी में बहुत ही सटीक बोल रहा है कि बच्चे जो है चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को क्या करते हैं, जल्दी समझते हैं। तो बी तो हो ही जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आपका क्या है, अगला है आपका सी नंबर में। देखिए क्या कहता है, सॉरी सी तो एकदम करेक्ट है आपका कि बच्चों के चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। और बी में क्या कहता है कि बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। तो बी और सी आपका यानी किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है कि बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, इसीलिए बच्चे चित्र के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं। इसीलिए कक्षा 3 से 5वीं तक में चित्रों को शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरन का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। तो एक अध्यापक के नाते जो है आपको यदि बीज का अंकुरन के बारे में पढ़ाना है तो इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा। तो पहला में देखिए वीडियो देखने वाली बात कहा जा रहा है, इस तरह से ये गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है चार्ट बनाना, ये भी उतना सटीक नहीं है। तीसरा में कहता है कि विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरन करने के लिए कहना तथा अवलोकन और रिकॉर्ड करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सटीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि बीज के अंकुरन के बारे में पढ़ाना है तो उसे जो है क्या करना पड़ेगा, विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरन करने के लिए कहना तथा उसके अवलोकन और रिकॉर्ड करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या कहता है, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों से बातचीत, क्रिया और भाषा दोनों के माध्यम से। बिल्कुल सही बात है। एनसीएफ 2005 जो है इस बात पर जोर देती है पर्यावरण अध्ययन के विषय में कि हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों से बातचीत, क्रिया और भाषा दोनों के माध्यम से है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनमें से सबसे सटीक जो है आपको जो है चूज करना है। डैश प्रकृति के प्रत्यय अवलोकन और प्रकृति और सामाजिक दुनिया के पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवाओं के दिमाग को शामिल करने का एक माध्यम बनाना चाहिए। तो यहाँ पे खाली जगह पे आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण को प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रिया को समझने में युवा दिमाग को जो है शामिल करने का माध्यम बनाना चाहिए। तो पर्यावरण को आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इस साल स्कूल के बगीचे में खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ में जो है खाए आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों के उपयोग जो है करने के बारे में सोचा। तो इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है। तो इस साल जो है स्कूल के बगीचे में खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ में
खाए आम 12 महीने। पढ़ने के लिए इन आमों के उपयोग करने के बारे में सोचा। तो इस पाठ को पढ़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका आपको बताना है कि सबसे अधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है। तो पहला में क्या कहता है, खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों की प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताए। जब भी भ्रमण वाली बात आती है तो वो ऑप्शन ज़्यादा मतलब कि सटीक हो जाता है, तो वह ज़्यादा सही होने का चांस रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। उसके बाद बी में देखिए क्या है, आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थी द्वारा उनके बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाए। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो ए और बी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो पहला देखिए क्या, बच्चों के अकेले कार्य करने का अवसर प्रदान करना, बच्चों को कार्य करने में मदद करना, बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान करना, चौथा में बच्चे को बड़ों समूह में कार्य करने का अवसर प्रदान करना। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से चयन करना है, तो किसका चयन करेगा। तो बच्चों के जो है छोटे समूह में जो है कार्य करने का क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की विषय जो है पाठ है क्या, जल। जिन महत्वपूर्ण संप्रतियों या विषयों पर ध्यान दिया गया है वे है, मतलब कि पाठ है जल। तो उसके बारे में जो है सबसे अधिक किस चीज़ पर ध्यान दिया गया आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पर आप लोग देखेंगे कि क्या है, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी का अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। तो इन सारे संप्रदायों पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है। तो आकलन की प्रकृति की व्याख्या कौन सा मतलब की प्रकृति करती है। यहाँ पे संवादात्मक है, रचनात्मक, योगात्मक, मूल्यांकन। तो इनमें से बताना कि कौन सा, किन्हीं 3 ऑप्शन को ही आपको लेना है। तो ए देखिए क्या है, संवादात्मक, रचनात्मक, योगात्मक। तो इन तीनों जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो आकलन की प्रकृति की क्या करती है, व्याख्या करती है। तो ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता का एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना अपने विद्यार्थियों में आनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए डैश का आयोजन करेगी। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए जो है वंशानुक्रम आनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। मतलब कि एक होता है मूर्त, एक होता है अमूर्त। मूर्त मतलब होता है कि उसके समग्र जब चीज़ों को मतलब कि वहाँ पे रख के जब समझाया जाता है तब होता है वह मूर्त चीज़ें। जब बिना किसी चीज़ मतलब कि उनके सामने रखे, उनके मतलब कि बिना किसी चीज़ों के द्वारा जब उसे पढ़ाया जाता है तो वह अमूर्त प्रत्यय के यानी कि अमूर्त वस्तु से माना जाता है। तो जैसे कि उसे पंखा के बारे में ही पढ़ाना, टेबल कुर्सी के बारे में पढ़ाना, बट उसके सामने कहीं दिख नहीं रहा, ना कि मतलब कि एक शिक्षक भी टेबल कुर्सी को वहाँ पे रख के मतलब कि बच्चे को दिखा रहा, सिर्फ उसके बारे में बता रहा है, तो वह सारी चीज़ें अमूर्त चीज़ें हो जाती है। तो एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हिना अपने विद्यार्थियों की आनुवंशिकता का समझ पैदा करने के लिए डैश का आयोजन करेगी। हाथों के क्रियाकलाप, भूमिका निभाना, अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, उदाहरण का विश्लेषण। तो इसमें जो है उदाहरण का विश्लेषण का वह सहारा लेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित में से जो है प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान करना है। समावेशित, संदर्भ सहित, अनुभवात्मक, उसके बाद वैश्विक से स्थानीय या विषय केंद्रित। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिखे डी में विषय केंद्रित है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन ईवीएस के कवर किए। तो आप लोग प्लीज़ नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।